हेलो, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस बिहारी कल्चर में। आज हम बात करने वाले हैं नेमरा शुंदा का लेक्चर सीरीज में आपका यूनिट नंबर 8, जो कि हमारे पेज नंबर आपके 30 टू 39 पेज नंबर आ जाते हैं। ठीक है, पेज नंबर जो आपका होगा वो 30 टू 39 पेज नंबर की हम बात करेंगे लेक्चर सीरीज में। और इसका एमसीक्यू सेशन आपको रात में मिल जाती है। एमसीक्यू सेशन अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आप नीचे जाके देख सकते हो। अगर आप लाइव देखना चाहते हो इस क्लासेस को तो आपको 9:15 पीएम में जुड़ जाना है, 9:15 पीएम रात में। ठीक है, चलो ठीक है। और इसका लेक्चर आपको कहां पे मिलेगा? तो लेक्चर आपको जाना है, प्ले स्टोर पे चले जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे, या तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके शिवा क्लासेस बिहारी कल्चर सर्च कर लेना है, या आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। वहां पे आपको शिवा क्लासेस बिहार कल्चर लिखना है, एप्लीकेशन दिख जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या biharagriculture.co.in आपको ये सर्च करनी है। सर्च करने के बाद आपको ये कोर्सेज मिल जाएगी। कोर्सेज मिलने के बाद यहाँ पे फ्री कोर्सेज रहेगी। फ्री कोर्सेज में आपको यहाँ पे एक लेक्चर दिख जाएगी, नेमरा शुंदा बुक लेक्चर। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो, इसको देख सकते हो। चलो हम लेक्चर के बारे में बात करते हैं। यहाँ से क्या हमारा यूनिट नंबर 8 में क्या है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया, जिसमें टर्म एग्रीकल्चर जो डिराइव्ड है वो दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। एक हमारा एगर है, दूसरा कल्चरा है। एगर का मतलब होता है सॉइल और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या मतलब हो जाएगा। तो कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इसके अलावा और एग्रीकल्चर का क्या क्या टर्म है उसके बारे में बात करते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इको फार्मिंग, ये क्या होता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज वन विच मेक्स ऑफ यूज ऑफ लो कॉस्ट इनपुट, है ना, ईस्ट नहीं है, लो कॉस्ट इनपुट, लोअर अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड इकोलॉजी हार्मनी। ये FAO के द्वारा 1989 में पब्लिश किया गया था। ये 1989 में ये डिफिनेशन दिया गया। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक प्रकार का वैसा एग्रीकल्चर का टेक्निक है, वैसा एग्रीकल्चर है, टाइप्स है, जो कि लो कॉस्ट इनपुट्स उसमें यूटिलाइज किया जाता है, उसमें बनाया जाता है, और लोअर अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर का जो अमाउंट होगा वो उसमें बहुत कम होता है। आवाजें जा रही है अच्छे से। देन उसके बाद मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल फर्टिलिटी होगी उसको एकदम बनाए रखता है। और क्या करता है कि हमारा इकोलॉजी को हार्मनी पहुंचाता है, ना कि हार्म पहुंचाता है। ठीक है, तो हमारे इकोलॉजी को भी बनाए रखता है। ठीक है, तो ये हमारे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज इकोलॉजिकल फार्मिंग, इसको इकोलॉजिकल फार्मिंग के भी नाम से जाना जाता है, इसको नेचुरल फार्मिंग के भी नाम से जाना जाता है, इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी नाम से जाना जाता है, इसी को हम लोग परमाकल्चर भी कहते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अदर्स नेम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अदर नेम हो जाता है इकोलॉजिकल फार्मर, नेचुरल फार्मर, और नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड परमाकल्चर। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम लोग कहते हैं, झूमिंग कहते हैं, और लैंड रोटेशन कहते हैं। इसमें क्या है? द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल इज लॉस्ट ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप, जनरली राइस ऑन द सेम फॉरेस्ट लैंड year after year, hence the crop is shifted to other burnt land. It causes soil erosion and it practiced in Jharkhand, Madhya Pradesh, hilly areas of northern states of India. तो इसमें क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में? जैसे मैं आपको हिंदी में बता देता हूं, एक बार आपने इंग्लिश में देख लिया होगा, मैं हिंदी में आपको बता देता हूं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको जो होती है वो एक ही खेती में, जो हर साल एक ही फॉरेस्ट लैंड में हम लोग हर साल वही एक्टिविटी को कर रहे होते हैं, सेम क्रॉप को उसमें लगा रखे होते हैं, तो ये कल्टीवेशन कर रखे होते हैं। तो क्या होता है कि जो सेम न्यूट्रिएंट होता है ना, वो उस एक ही बार लेते जा रहा है वो क्रॉप, तो उससे क्या होता है कि उसकी कमी हो जाती है, उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तो जो कि अनफर्टाइल को एक बढ़ावा देता है। जो मिट्टी होता है वो अनफर्टाइल हो जाता है। तो इसी से बचने के लिए, और अनफर्टाइल हो जाएगा तो आपको पता है कि हमको जो प्रोडक्शन होगा, जो इल्ड होगा, वो अच्छे तरीके से नहीं दे पाएगा। तो इससे क्या होता है कि कमी हो जाती है।
ठीक है, तो हमारा ये प्रोडक्टिविटी की कमी हो जाती है। तो इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और इससे बचने के लिए हम इस जगह को छोड़ के किसी दूसरे जगह चले जाते हैं, फिर वहां पे आग लगा के पूरा जंगल को हटा देते हैं और फिर से वहां पे खेती करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे एकदम रोटेशन होते रहते हैं। 3 साल के बाद, 2 साल के बाद जब खराब हो जाए यहाँ की मिट्टी, तो हम फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको कि इस तरीके की खेती को हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं या लैंड रोटेशन कहते हैं, और इसको झूम कृषि भी कहा जाता है, हिंदी में झूमिंग भी कहते हैं। अब रिस्पॉन्स फार्मिंग क्या होता है? रिस्पॉन्स फार्मिंग क्या होता है? स्टेवार्ट के द्वारा 1988 में इसने ये टर्म को दिया था ऑन द एनालिसिस ऑफ वेदर डाटा। ठीक है, इट रेफर्स टू, रिस्पॉन्स फार्मिंग को रेफर किया जाता है कि द प्रिडिक्शन ऑफ मॉनसून सीजन, यानी रेनफॉल का प्रिडिक्शन करना बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ वेदर डाटा फॉर ऑफ प्री मॉनसून पीरियड एंड मैनेजिंग क्रॉप अकॉर्डिंगली। यानी रिस्पॉन्स फार्मिंग जो है वो स्टेवार्ट के द्वारा, स्टेवार्ट कह लो, स्टेवार्ट 1988 में इन्होंने एक टर्म दिया जिसका नाम था रिस्पॉन्स फार्मिंग। वो किसके बेसिस पे था? तो वेदर डाटा के एनालिसिस के बेसिस पे। इसमें क्या होता है कि वेदर का प्रिडिक्शन किया जाता है कि किस तरीके से आगे मौसम रहने वाले हैं, वेदर क्या रहने वाली है, इसका यहाँ पे हम लोग जिक्र करते हैं। तो रिस्पॉन्स फार्मिंग, इसमें क्या होता है कि जो पहले के जो प्री मॉनसून के जो डाटा रह चुके हैं, पहले डे के, पहले कुछ पास्ट पीरियड के जो डाटा रह चुके हैं, यानी प्री मॉनसून का जो डाटा रह चुका है, उससे एनालिसिस करके आगे के कुछ दिनों के लिए वहां पे प्रिडिक्शन किया जाता है वेदर डाटा के लिए। तो इसको हम लोग रिस्पॉन्स फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, देन प्रिसीजन फार्मिंग और साइट स्पेसिफिक फार्मिंग क्या होता है? द टारगेट स्पेसिफिक यूज ऑफ इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इत्यादि फॉर क्रॉप प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट ऑफ ऑन लोकलाइज्ड बेसिस। यानी प्रिसीजन फार्मिंग का हिंदी ही होता है सटीक खेती। यानी कितना हमको अमाउंट सीड का लाना है, कितना फर्टिलाइजर उसमें डालना है, कितना मुझे यहाँ पे पेस्टिसाइड डालना है, हर एक चीज का एक प्रॉपर अमाउंट के हिसाब से हम लोग खेती करते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे प्रिसीजन फार्मिंग, साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। और ये किसके बेसिस पे होगा? तो ये हमारे लोकलाइज्ड बेसिस पे होगा। ठीक है, ये हमारे लोकलाइज्ड बेसिस पे होगा। चलो आवाजें जा रही है, चलो ठीक है। हाँ, अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पे एडवांटेज ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, सटीक खेती की क्या उदाहरण हो क्या एडवांटेज हो सकती है? तो मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी खेती को करने के लिए, जो हमको सीड लगता है, जो फर्टिलाइजर लगता है, अगर हम सटीक मात्रा में देंगे, अगर हम प्रॉपर अमाउंट में देंगे, प्रॉपर टाइम पे देंगे, तो इससे क्या होगा हमारा कि जो कॉस्ट प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। और उसके बाद इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा, मेंटेन रहेगा। फिर कंजर्व रिसोर्सेज जो वो क्या होंगे? कंजर्व हो जाएंगे। देन अब आपके पास पॉइंट है एक आइडियोटाइप क्या होता है, जिसको हम लोग मॉडल प्लांट भी कहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोटाइप वाज गिवन बाय डोनाल्ड 1968 में, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड के द्वारा 1968 ईस्वी में द कॉन्सेप्ट जो है आइडियोटाइप वो लाया गया था, दिया गया था। द सिंगल प्लांट वुड गिव द बेटर रिजल्ट इन अ ग्रुप when the crop has at least composition with the same type of the crop। यानी कि ये क्या कह रहा है कि एक सिंगल प्लांट जो है वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है उस ग्रुप में, इन अ ग्रुप जहां पे जो जब क्रॉप जो है वो एटलीस्ट कंपोजिशन में, सेम टाइप के कंपोजिशन में वो क्रॉप रहे, जिसको हम लोग कहेंगे आइडियोटाइप। ठीक है, जो कि मॉडल प्लांट के नाम से जाना जाता है। आइडियोटाइप यहाँ पे डिफिनेशन ये देखिएगा कि आइडियोटाइप जो है एक मॉडल प्लांट है, जहां पे जिसको डिफाइन किया जा सकता है कि अ बायोलॉजिकल मॉडल क्या है? एक बायोलॉजिकल मॉडल विच इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म और बिहेव इन अ प्रिडिक्टेबल मैनर विद इन अ डिफाइंड इन्वायरमेंट। यानी किसी एक वातावरण में, किसी एक पर्यावरण में अगर इसको रख दिया गया तो हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस तरीके से ग्रो करेगा, और बिल्कुल उसी तरीके से ये मॉडल, ये प्लांट वर्क करता है। एक्सपेक्टेड जो रहता है वही सारी चीजें परफॉर्म करती है, तो हम इसको कहते हैं आइडियोटाइप। ठीक है, मॉडल प्लांट कहते हैं इसको। फिर इसके बेसिस पे अदर बाकी और चीजें डेवलप की जाती है। देन
टेरा फार्मिंग, टेरा फार्मिंग क्या है? टू डेवलप द मार्स, यानी प्लेनेट जो मार्स है वहां पे अकॉर्डिंग टू द अर्थ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड टेरा फार्मिंग। यानी जो हमारा मार्स प्लेनेट जो है उस पे अर्थ के इन्वायरमेंट के हिसाब से खेती करना हमारा क्या कहलाता है? टेरा फार्मिंग कहलाता है। नहीं समझे? देखो, अर्थ के इन्वायरमेंट में जिस तरीके से क्रॉप ग्रो हो रहे हैं उसके जस्ट अकॉर्डिंग, जस्ट अल्टरनेट करके वहां पे मार्स पे उगाने की क्रियाएं क्या कहलाती है? हमारे फसलों के उगाने की क्रियाएं क्या कहलाती है? टेरा फार्मिंग कहलाती है। ठीक है। एट प्रेजेंट बैक्टीरिया एंड प्लांट्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय क्रिएटिंग द इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ मार्स ऑन द अर्थ, है ना। मार्स के जैसा ही इन्वायरमेंट में, है ना, अर्थ पे ही हम लोग पृथ्वी पे रहकर ही जैसे मार्स में इन्वायरमेंट है बिल्कुल उस तरीके से यहाँ पे उस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करके और हम लोग यहाँ पे खेती करते हैं। ठीक है, कि हम लोग प्रिडिक्ट कर सके, हम लोग आगे जाके इसको यूटिलाइज कर सके मार्स पे। इसके लिए हम मार्स का जो भी क्लाइमेट कंडीशन है वहां का, या जो भी वहां पे प्लेनेट का कंडीशन है, उस तरीके से इन्वायरमेंट को यहाँ पे क्रिएट किया जाता है पृथ्वी पर, और यहाँ पे क्रॉप को उगाया जाता है ताकि इससे पता चल सके कि क्या मार्स पे अगर हम इसकी खेती करेंगे तो क्या वो डेवलप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या मुझे इल्ड प्राप्त हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये हो गई। देन उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स अंडर सॉइललेस कंडीशन इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। यानी बिना सॉइल के, बिना मिट्टी के खेती करना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। सर जी ये कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है, बिना मिट्टी के भी खेती होते हैं आजकल। इसमें हाइड्रोपोनिक्स ने सबसे बड़ा हाथ है। ठीक है, आप कभी बताओ तो मैं हाइड्रोपोनिक्स पे पूरा एक डिटेल बता दूंगा। ठीक है, हर चीजें। सॉल्यूशन कल्चर इज बीइंग यूज्ड फॉर रेजिंग फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स एट होम। और इस प्रकार का हाइड्रोपोनिक्स मेनली यूज किया जाता है फ्लावर्स को और वेजिटेबल्स को, जो कि घर बैठे बैठे आप छत पे लगा सकते हो। बिल्कुल जैसे आप एक पॉट में आप फ्लावर्स लगाते हो अपने घर पे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप वेजिटेबल्स उगा सकते हो, बढ़िया बढ़िया फल उगा सकते हो आप एकदम घर में। ठीक है, रिस्पॉन्स कर्व, वो भी बिना सॉइल का, बिना सॉइल की खेती करना आपको क्या कहलाएगा? हाइड्रोपोनिक्स कहलाएगा। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्स कर्व की। रिस्पॉन्स कर्व सजेस्टेड बाय हॉलीडे 1960, सजेस्टेड बाय हॉलीडे जो कि 1960 में। और ये जो रिलेशनशिप जो है बिटवीन प्लांट पॉपुलेशन एंड इल्ड, ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स कर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स कर्व कहलाता है। यहां तक बातें क्लियर? यहां तक बातें क्लियर? रिस्पॉन्स कर्व जो है वो हॉलीडे ने सजेस्ट किया था 1960 में, और जो ये जो क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है प्लांट पॉपुलेशन और इल्ड के लिए। ठीक है, चलो आगे बातें करें। चलो, टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स कर्व। अब रिस्पॉन्स कर्व जो है, जो कि प्लांट पॉपुलेशन और इल्ड के बारे में रिश्ता बताता है, तो इसके दो प्रकार का होता है, एक पैराबोलिक होता है और एक एसिम्पटोटिक होता है। ठीक है, रिस्पॉन्स जिसमें वेयर इंटायर ड्राई मैटर इज द इकोनॉमिक प्रोडक्ट एज इन द केस ऑफ फॉडर क्रॉप्स और मोस्ट ऑफ ड्राई मैटर एज इन टोबैको। ये जो है एसिम्पटोटिक रिस्पॉन्स जो है, ये इंटायर ड्राई मैटर के इकोनॉमिक प्रोडक्ट को दिखाता है, एज इन द केस ऑफ फॉडर क्रॉप एंड मोस्ट ऑफ द ड्राई मैटर, जो कि टोबैको में पाया जाता है, जो कि टोबैको भी इसमें शामिल है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इट मीन्स इंक्रीज प्लांट डेंसिटी विथ इंक्रीज यील्ड लाइक सीरियल क्रॉप्स और फॉडर। यानी इसमें क्या है कि इसका मतलब यह है कि जो प्लांट डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होगा और साथ में हमारा यील्ड भी इंक्रीज होगा। प्लांट डेंसिटी इंक्रीज होगा ही होगा, साथ में हमारा यील्ड भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैराबोलिक में। पैराबोलिक रिस्पॉन्स कर्व क्या होता है? आफ्टर रीचिंग अ लेवल, किसी एक लेवल पे अगर पहुंच जाता है तो हमारा प्लांट डेंसिटी इंक्रीज करता है, लेकिन जो यील्ड है वो हमारा डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, हमारा प्लांट डेंसिटी तो इंक्रीज करता है लेकिन जो यील्ड है वो डिक्रीज कर जाता है, जिसको हम लोग पैराबोलिक कहते हैं। इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये पैराबोलिक, देखो यहां से इंक्रीज किया किसी एक लेवल पे आके, फिर ये नीचे चला गया, डिक्रीज कर गया यील्ड। तो ये क्या दिखाता है? रिस्पॉन्स कर्व जो क्या दिखाता है? प्लांट पॉपुलेशन और
इल्ड के बीच के रिश्ते को दिखाता है, रिलेशन को दिखाता है। और एसिम्प्टोटिक रिस्पॉन्स जो है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। अगर प्लांट डेंसिटी भी बढ़ रही है तो हमारा इल्ड भी बढ़ता रहेगा। लेकिन वहीं पैराबोलिक में बात करें तो जो हमारा प्लांट डेंसिटी है वो बढ़ता रहेगा, लेकिन किसी एक लेवल पर आकर वो इल्ड जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। सिंस बिटवीन प्लांट्स सीयर्स एंड पर्सेज फॉर ग्रेन पर्पस। ठीक है, चलो उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अ क्लोज रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट के बीच में हमारा क्या रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन बनता है। क्वाड्रेटिक रिस्पॉन्स की बात करें तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे। चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्यूटर से इसलिए ये ऊपर नहीं जा पाया, इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। फिर वहीं लीनियर रिस्पॉन्स की बात करें तो हमारा y इक्वल टू a प्लस बी एक्स हो जाएगा। फिर हम बात करें तो मिस्टर लिच इक्वेशन की बात करें, मिस्टर लिच की इक्वेशन की बात करें तो इसमें y इक्वल टू क्या हो जाता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, y इक्वल टू क्या हो जाता है a, एक मिनट, y इक्वल टू हो जाता है y प्लस में a, फिर 1 माइनस में 10 के पावर में माइनस kx। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गई, ये हमारा हो गई kx। ये सब को हटा दीजिए, ये थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है। ये हमारा हो गया जाएगा मिस्टर लिच इक्वेशन। y इक्वल टू y प्लस में a, फिर ब्रैकेट शुरू हो जाएगा 1 माइनस 10 के पावर माइनस kx। ठीक है, और इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो कि और y इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपके a माइनस y के पावर c, आप ये भी लिख सकते हो। ये हमारा मिस्टर लिच इक्वेशन में आप बात करो तो y इक्वल टू dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा आप इक्वल टू y माइनस a माइनस में y के पावर स्क्वायर c भी लिख सकते हो, स्क्वायर नहीं के पावर c भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारे कुछ क्लोज फंक्शनल रिलेशन थे, बाकी आपको समझना है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बस ये आपको देख लेना है। देन हम जीरो टिलेज के बारे में बात करते हैं। जीरो टिलेज, फादर ऑफ जीरो टिलेज हमारे जीवी ट्रिपलेट्स कहलाते हैं, यूएसए के थे। 1950 में इन्होंने इस टर्म को खोजा था, जीरो टिलेज जो हमारे फादर ऑफ जीरो टिलेज हमारे कौन कहलाते हैं, जीवी ट्रिपलेट्स। फादर ऑफ जीरो टिलेज जीवी ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। देन प्राइमरी टिलेज कंप्लीटली अवॉइडेड, इसमें जो है जीरो टिलेज में भी क्या होता है कि प्राइमरी टिलेज बिल्कुल अवॉइड किया जाता है। सेकेंडरी टिलेज रेस्ट्रिक्टेड, और सेकेंडरी टिलेज जो है बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड होता है टू सीड बेयर प्रिपरेशन इन द रो जोन ओनली। देन कीप्स 50 to 100% ऑफ रेसिड्यू ऑन सॉइल सरफेस, और सॉइल सरफेस पे 50 से लगभग 100% तक या तो आधा या तो पूरा के पूरा रेसिड्यू जो होता है, यानी पत्ता आसपास में जो गिरा हुआ रहता है वो सब उसमें रहना चाहिए सॉइल सरफेस पे। बिफोर सोइंग herbicide paraquat glyphosate and are used for weed control। वीड कंट्रोल करने के लिए हम लोग सोइंग से पहले हर्बिसाइड जैसे कि पाराक्वेट्स और ग्लाइफोसेट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। देन टिल प्लांटिंग इज अडॉप्टेड, और ये सारी चीजें, ये जो रेसिड्यू वाला था और ये जो सब सारी चीजें थी वो टिल प्लांटिंग, जब तक प्लांट ना हो जाए तब तक हम लोग ये अडॉप्ट करके रखते हैं, है ना। अब टिल प्लांटिंग क्या होता है? टिल प्लांटिंग जो है इट इज अ प्रैक्टिस होता है जो कि जीरो टिलेज में होता है, इंक्लूडिंग 4 ऑपरेशन। इसमें 4 ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से 4 ऑपरेशन है? तो पहले हमारा क्लीनिंग द क्रॉप रो, जो हमारा क्रॉप का जो रो होता है उसको साफ करना है। देन ओपनिंग ऑफ सॉइल फॉर सीड इनर्सेशन, फिर सॉइल के ओपनिंग को ओपन करते हैं ताकि उसमें सीड इंसर्ट किया जाए, है ना, सीड को उसमें इंसर्ट किया जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे सॉइल को ओपन करते हैं। देन प्लेसिंग ऑफ सीड, फिर सीड को प्लेस करना उस ओपनिंग प्लेस में। देन कवरिंग द सीड, फिर सीड को ढकना उसी सॉइल से। देन दीज फंक्शंस आर अकम्प्लिश्ड
accomplished in one tillage ऑपरेशन, और ये सारे वन टिलेज ऑपरेशन के अंतर्गत एकम्प्लिश किए जाते हैं। तो ये हमारा टिल प्लांटिंग हो गया कि जब तक हम क्रॉप की सफाई करें, फिर उसके बाद सीड के लिए ओपन होल करें, फिर प्लेस करें वहां पे, फिर कवर करें, तो ये उसके बाद ये सारी चीजें, ये 4 ऑपरेशन आपके टिल प्लांटिंग के अंतर्गत आते हैं। और टिल प्लांटिंग जो है वो जीरो टिलेज का एक ऑपरेशन है, ठीक है, एक पार्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा है मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कम उसमें कर्षण क्रियाएं करेंगे, कम टिलेज करेंगे। तो कैन बी डिफाइन एज द मेथड एम्ड एट रेड्यूसिंग टिलेज, टिलेज को रेड्यूस करना टू द मिनिमम नेसेसरी फॉर द इंश्योरिंग अ गुड सीड बेड, रैपिड जर्मिनेशन, सेटिस्फैक्टरी क्रॉप स्टैंड एंड फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशन, ताकि उसको अच्छे तरीके से हर चीजें मिल सके। तो ज्यादा उसमें टिलेज ना करते हुए हम मिनिमम टिलेज उसमें करते हैं। तो टिलेज की जो संख्या होती है वो हम घटा देते हैं। अब बात करते हैं स्टार्टेड इन यूएसए, ये यूएसए में स्टार्ट हुई थी बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ टिलेज ड्यू टू स्टीप राइज इन ऑयल प्राइसेस इन 1974, ठीक है। टिलेज ऑपरेशन इज डन ओनली फॉर सीड बेड प्रिपरेशन, और टिलेज ऑपरेशन जो है वो केवल सीड बेड प्रिपरेशन के लिए किया जाता है, बाकी और कोई भी ऑपरेशन के लिए नहीं किया जाता है। देन 30 to 50% जो क्रॉप रेसिड्यू होता है उसमें रहना चाहिए। तो इससे क्वेश्चन आराम से पूछे जा सकते हैं कि जीरो टिलेज में कितना क्रॉप रेसिड्यू सॉइल सरफेस पे रहना चाहिए, तो उसमें 50 से 100%। फिर इसमें बात करें मिनिमम टिलेज में तो आपके 30 to 50%। then it improves soil condition due to in situ decomposition of plant residue। then weed control can be done by herbicide, और weed control जो है यहाँ पे भी herbicide का इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि पाराक्वेट और ग्लाइफोसेट। then global warming क्या होता है? global warming, surface of the earth is warmed from sun heats, earth absorbs most of sun energy but reflects back some energy in the form of infrared radiation। यानी क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आप सबने जान रखा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ये क्या होता है कि अर्थ के सरफेस पे ज्यादा गर्मी हो जाता है जो कि सन हीट से आती है, तो हम इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और अर्थ जो है वो एब्जॉर्ब करता है मोस्ट ऑफ सन एनर्जी को, सन एनर्जी के बहुत सारे आपको एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन क्या करता है कि रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, तुरंत रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाता है कुछ एनर्जी को, जो कि वो इंफ्रारेड रेडिएशन के हिसाब से इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि वार्म होता है। तो ये धरती को वार्मर रखता है, वार्म कर देता है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ठीक है, यहां तक आपने कॉन्सेप्ट समझ लिखा। देन मेजर ग्रीन हाउस गैसेज आर कौन कौन सा है? तो CO2 55% है, कहीं कहीं आपको 56% दिखेगा, तो आप ये भी मान सकते हो। देन मीथेन 25% है, CFC 11% है, N2O हमारा 4% है। मेन हमारी ये 3 से 4 जो मेन क्रॉप है, इसके अलावा आप H2O भी रख सकते हो, ठीक है, सॉरी SO2 भी रख सकते हो, है ना। देन ये सारी चीजें जो मेजर ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं, जिसमें आपको परसेंटेज प्रॉपर अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ये सारी गैसेज जो होती है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है और ट्रांसमिट करता है इंफ्रारेड रेडिएशन को और रिफ्लेक्ट बैक करता है अर्थ को, ठीक है। एंड दिस रिफ्लेक्टेड एनर्जी फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड कीप इट वार्मर। और जब ये सारे रिफ्लेक्ट एनर्जी जो है वो अर्थ के सरफेस पे पड़ते हैं और इसको बैक नहीं कर पाते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये वार्मर रखता है इस पूरे सरफेस को। तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। देन सोर्स ऑफ ग्रीन हाउसेज गैसेज, सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन डेवलपमेंट कंट्रीज, इमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज कंटेन CFC। जो हम लोग का ऑटोमोबाइल चलता है, जैसे घोड़ा गाड़ी हो गया, सॉरी जो ऑटो टैक्सी हो गया, है ना, बैटरी वाला जो रिक्शा होता है वो हो गया, या कोई भी फैक्ट्री हो गया, उससे क्या होते हैं कि हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं, CFC निकलते हैं। इससे क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से और भी ज्यादा ग्रोथ कर देता है, ग्रो कर देता है, डेवलप हो जाता है। तो जो भी डेवलप्ड कंट्री होते हैं उसमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है, जो कि एक प्रकार का सोर्सेज होता है ग्रीन हाउसेज गैसेज का। इन डेवलपिंग कंट्रीज, और जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें क्या होता है कि जो डिफॉरेस्टेशन हम लोग करते जा रहे हैं, जिसके से CO2 लेवल इंक्रीज होता जा रहा है,
मीथेन गैस होता है जो कि पैडी फील्ड को जलाया जाता है, या लाइव स्टॉक, एंड नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। जो हमारा नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर होता है उससे क्या होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो एक्सक्रीट होता है, यानी बाहर निकलता है, इससे आपके वायुमंडल में मिल जाते हैं। और आपके लाइवस्टॉक और पैडी फील्ड से बात करें तो मीथेन गैस हमारे राइज होते हैं, जिससे कि हमारे ग्रीन हाउस गैसेज को एक सोर्स प्रदान करता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है। चल नेक्स्ट की बात करते हैं। अब क्या इफेक्ट पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग का अपने पूरे वर्ल्ड पे या एग्रीकल्चर पे? तो इंक्रीज ओवरऑल टेम्परेचर ऑन अर्थ, क्योंकि अर्थ पे जब रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जो कुछ एनर्जी होती है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती है, तो वो क्या होता है कि वार्मर हो जाता है अपना पूरा। इससे क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज ओवरऑल टेम्परेचर ऑन अर्थ, जैसे कि अर्थ सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है इन द फर्स्ट ऑन सेंचुरी, है ना। पहले के सेंचुरी में क्या था कि 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट था। इट हैज बीन फोरकास्टेड दैट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट विल इंक्रीज इन नेक्स्ट सेंचुरी। और दूसरे सेंचुरी में जब एक सेंचुरी से फिर दूसरे सेंचुरी में आए तो सीधा 5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। जब 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट था तो उसके सीधा जाके बढ़ के 5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। ये जीरो यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, है ना, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरीके से टाइपिंग मिस्टेक है बस। फिर और क्या होता है कि काउज चेंजेस इन क्लाइमेट ट्रेमेंडसली, देन रिजल्ट्स इन मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर रीजन। जो पोलर रीजन है जहाँ पे बर्फे रहता है, वहां क्या होता है कि वार्म होने के कारण से बर्फे पिघलती जा रही है। जैसे हम लोग अभी आइसक्रीम लेते हैं और 5-6 मिनट अगर बाहर रहते हैं, नहीं खाते हैं, तो एकदम पिघल जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि गर्मी के कारण से टेम्परेचर ज्यादा है, बिल्कुल इसी तरीके से। इंक्रीज सी लेवल रिजल्टिंग इन सबमर्जिंग ऑफ कोस्टल एरियाज। अब जब पानी आ जाएगा, जब कोई भी बर्फ है जहाँ पे आइस है वो मेल्ट होने स्टार्ट हो गया, इससे क्या होगा कि हमारा सी लेवल जो होगा वो इंक्रीज करेगा। इससे क्या होगा कि हमारा बहुत सारा जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, जो समुद्र के जस्ट किनारे में जो एरिया है, वो सारे क्या हो रहे हैं, पानी में जलमग्न हो जा रहे हैं। ठीक है, ड्राउट इन वार्मर रीजन। और इस गर्मी के कारण से जहां पे वार्मर रीजन है वहां पे सुखाड़ पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी एकदम सुविधा ही नहीं है, वर्षा हो नहीं रही है और टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो इससे क्या हो जाता है, सुखाड़ हो जाता है। तो ये सारे हमारे इफेक्ट थे। तो ग्रीन हाउस के बारे में हर चीजें बात कर लिया। अब हम सेकेंड नंबर में बात कर रहे हैं एग्रोनॉमी के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेते हुए चलेंगे आप लोग के सामने। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि देख तो लेते हो फिर वीडियो को लाइक नहीं करते हो। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम एग्रोनॉमी की बात करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंपोर्टेंट पॉइंट में आपके सबसे पहला पॉइंट है माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ये बस पॉइंट वाइज दिया गया है। ठीक है, आपको बस याद करते हुए चलना है। आपको इसमें कुछ बातें समझने वाली होगी तो समझेंगे, जो चीजें याद करने वाली होगी तो हम उसको याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, और आपको याद करके दिखाना है इसको। इससे हमके एमसीक्यू सेशन आने वाले हैं 9:15 PM में, तो एमसीक्यू सेशन आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, बाद में देख रहे हो, कुछ दिनों के बाद देख रहे हो या कुछ महीनों के बाद देख रहे हो, तो आप नीचे जाइए, एमसीक्यू सेशन दिख जाएगा, वहां पे जाके आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। या तो आपके अगर कोर्स में देख रहे हो तो आपके कोर्स में वहां पे आराम से दिख गई है कि एमसीक्यू सेशन है। चलो, सो माइकोराइजा जो है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किसका एसोसिएशन है? तो फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट्स। देन वेम क्या होता है? वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा इज यूज्ड इन पोटासियम सोलिवाइजिंग फंजाई इन प्लांट रूट्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेम का क्या वर्क होता है। वेम का क्या वर्क होता है? जो वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा जो होता है वो पोटासियम सोलिवाइजिंग जो फंजाई होता है जो प्लांट रूट्स में, उसमें वो सोलिवाइज करता है पोटासियम को। देन सीरियल्स आर डेफिशिएंट इन विच एमिनो एसिड? तो वो हमारा लाइसिन है ना। सीरियल्स जो है वो लाइसिन की कमी होती है, उसमें पाई जाती है। देन एमिनो एसिड विच इज डिफिशिएंट इन लेग्यूम्स इज मेथियोनाइन, है ना।
मेथियोनाइन जो एमिनो वैसा एमिनो एसिड जो कि लेग्यूम्स में कमी होती है, कम रहती है, तो हमारा मेथियोनाइन है। और सीरियल्स में लाइसिन होता है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ग्रीन टिल्लर मींस सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ मेज। ग्रीन टिल्लर का क्या मतलब होता है कि ग्रीन टिल्लर का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि आपके जो सुटेबल कल्टीवेशन ऑफ मेज, सुटेबल कल्टीवेशन ऑफ मेज। चलो अब बात करते हैं। डायमोनियम पॉलीफॉस्फेट कंटेन्स 15% नाइट्रोजन एंड 62% फॉस्फोरस, है ना, यानी P2O5। P2O5। हाँ, तो मुझे आप बताओगे डायमोनियम पॉलीफॉस्फेट जो है कंटेन करता है 15% नाइट्रोजन और 62% फॉस्फोरस जो कि P2O5 के फॉर्म में। देन P2O5 जो टेट्रानाइट्रस है, टेस्ट इज डन फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ सीड्स। देन इन वेट नर्सरी ऑफ राइस लेवल ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड 5 सेंटीमीटर। जो हम नर्सरी बनाएंगे, वेट नर्सरी जो बनाएंगे राइस का, उसमें जो वाटर का लेवल होगा वो कितना होना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पडलिंग क्या होगी राइस में, 10 सेंटीमीटर होगी। देन टीसीए साइकिल जो क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, इसको पढ़ी होगी आपने बायोलॉजी में, 11th वाले बायोलॉजी में, या आप 11th में हो तो पढ़ रहे होगे अभी। डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, ग्रोटाइन लेयर के द्वारा ये डिस्कवर्ड हुआ था। देन फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IARI वाज डॉक्टर वी विश्वनाथ। जो IARI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में पड़ती है, उसके फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर कौन थे, तो डॉक्टर वी विश्वनाथ थे। ठीक है, डॉक्टर वी विश्वनाथ थे, वी विश्वनाथ थे। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट। पूछा जाता है, राइस का भी पूछा जाता है, सोरगम का भी पूछा जाता है, तो बताएंगे यहाँ पे क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट का क्या होगा, CRI होगा। क्रॉन रूट इनिशिएशन जो कि 21 दिन सोइंग के बाद होता है। देन झूमिंग जो है, यानी जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, इज अ प्रैक्टिस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। देन बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। मैं आपको ये बता रखा हूं अभी हर चीजें। द प्लांट ग्रोइंग इन साल्टी वाटर इज नोन एज हेलोफाइट्स। यानी अगर हम प्लांट की कल्टीवेशन या ग्रोइंग करते हैं साल्टी वाटर में, तो हम उस प्रकार के कल्टीवेशन को क्या कहेंगे, या उस प्रकार के प्लांट ग्रोइंग एक्टिविटी को क्या कहेंगे, प्रैक्टिसेस को क्या कहेंगे, हेलोफाइट्स कहेंगे। देन द क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ठीक है, क्रॉप कैनोपी के टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग इंफ्रारेड थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। देन रिक्लेमिनेशन डिजीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कॉपर। याद रखना है आपको। हार्मोन रिलेटेड टू ड्राउट टॉलरेंस इज एब्सिसिक एसिड, AVA। देन जर्मिनेशन ऑफ दतूरा, दतूरा एक प्रकार का वीट कह लो, ठीक है, इन ग्राउंडनट इज 35 to 40%। जर्मिनेशन जो है दतूरा का, वो ग्राउंडनट की खेती में 35 से 40% हो ही जाता है। और हार्मोन जो कि यूज्ड इन एन हर्बिसाइड इज 2,4-D dicamba। then nutrient available in leaf stem and cation is nitrogen, है ना। न्यूट्रिएंट जो होता है वो लीफ के स्टेम और कैटाइन में रहता है, वो हमारा नाइट्रोजन है। डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन क्या हो कहलाता है, जिब्रेलिन कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। डोरमेंसी को ब्रेक करने का जिम्मेदार कौन सा हार्मोन रहता है, तो जिब्रेलिन रहता है। ठीक है, सुगर कैन ग्रोन इज नॉन टू फंजाई। सुगर कैन ग्रोन जो है वो जाना जाता है फंजाई से। ठीक है, देन मानसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू कॉज रेनफॉल इन तमिलनाडु। नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ दो प्रकार का मानसून होता है, एक साउथ वेस्ट मानसून होता है, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। तो हमारा जो तमिलनाडु में कौन सा मानसून रिस्पॉन्सिबल होता है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। बिहार के बारे में बताएंगे तो कौन सा मानसून होता है, नीचे जाके बताओ जल्दी से। स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट्स कैन बी अचीव्ड बाय ABA, एब्सिसिक एसिड। नाबार्ड वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवारमन कमिटी। कितने ईस्वी में नाबार्ड की गठन हुई थी, ये भी आप नीचे बताओगे जल्दी से। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इज एजेटोबैक्टर।
फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारा एजेटोबैक्टर हो जाता है। द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड के फल को क्या कहते हैं? सिलिक्वा कहते हैं। देन सप्लीमेंटल इरिगेशन इज नॉन एज लाइफ सेविंग इरिगेशन। देन मेजर एग्रीकल्चर इंपोर्टिंग कमोडिटी इन इंडिया इज एडिबल ऑयल, जो कि 65% तक। लूनी श्री जो है वो वैरायटी है किसका? सुपर राइस का, ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ सुपर राइस कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ सुपर राइस कौन कहलाते हैं? कल के सेशन में मैं आपको बताया था। फादर ऑफ सुपर राइस, फादर ऑफ गोल्डन राइस कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ सुपर राइस कौन कहलाते हैं? जीएस खुद साहब। फादर ऑफ गोल्डन राइस कौन कहलाते हैं? हमारे इंगो पोर्ट्रिकस। ठीक है, ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। प्लांट्स विथ सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेम प्लांट आर नाउन एज मोनोसियस। अगर वैसा प्लांट जिसमें मेल अलग हो फीमेल अलग हो, है ना, मेल फ्लावर अलग हो फीमेल फ्लावर अलग हो, लेकिन सेम प्लांट पे हो तो हम इसको मोनोसियस कहेंगे, और अलग अलग प्लांट पे होगा तो हम इसको डायोसियस कह जाएंगे। नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। बियोफोर्ट स्केल, जो स्केल है वो क्या मेजर करता है? विंड फोर्स या स्पीड को मेजर करता है। वन स्टैंडर्ड एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 1013.25 MB। देन हम बात करते हैं डाइवेक ऑफ सूट्स ऑकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कॉपर। डाइवेक जो होता है वो कॉपर की कमी के कारण से होता है। देन ऑकरेंस ऑफ ग्रे स्पॉट्स ऑन लीव्स इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज। जो आप पत्ती पे ग्रे कलर का स्पॉट्स दिख जाता है तो हम उसको बोलेंगे कि मैग्नीज की कमी से वो रोग हो गई है, वो स्पॉट्स हो गई है। देन मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ शुगर कैन इज रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन जो है वो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज है शुगर कैन का। पोटैटोज आर बोर्न ऑन स्टोलन, है ना। देन पोटैटो ट्यूबर्स आर अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम, ना कि रूट्स। इसमें बार बार कंफ्यूजन होता है क्योंकि पोटैटो जो होता है वो नीचे से निकलता है तो हम लोग सब मान जाते हैं कि रूट्स होगा, लेकिन नहीं, वो स्टेम है। ठीक है, सोइंग ऑफ शुगर कैन इन ट्रेंच मेथड इज हेल्पफुल टू प्रिवेंट लॉजिंग। ठीक है, फॉर सीड पर्पस, लॉजिंग मतलब गिरते रहना, गिर जाना। जैसे आप देखते होगे जो बड़ा बड़ा क्रॉप होता है वो गिर जाता है ना, तो वही उसी को बचाने के लिए हमारा जो ट्रेंच मेथड काफी यूजफुल होता है शुगर कैन के रिगार्डिंग। ठीक है, फॉर सीड पर्पस कैरेट इज ग्रोन एज अ बाइनियल। देन बोरॉन इज हार्मफुल टू प्लांट्स व्हेन कंसंट्रेशन इज मोर देन 3 ppm। याद रखिएगा इसको। विच क्रॉप हैज मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अमंग द सीरियल? तो हमारा मेज का। देन कायोलिन काफी इंपॉर्टेंट है, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बात कर लो, जेआरएफ के लिए बात कर लो, हर एक चीजों में ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो काओलिन है जो वो एक प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट है जो कि रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोले तो साइकोसेल जो है वो सीसीसी, साइकोसेल जो है वो एक हमारा ग्रोथ रिटार्डेंट्स है। देन फैमिली ऑफ सीसेम क्या कहलाती है? पेडियलेसी कहलाती है। फैमिली ऑफ जूट क्या कहलाती है? टिलियेसी कहलाती है। देन एग्जॉस्टिव फैमिली ऑफ क्रॉप्स इज ग्रेमिनी पोएसी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजों की हर एक के फैमिली के बारे में जितने भी आपको क्रॉप याद आ रहे हैं या जो आपके आसपास दिख रहे हैं वो सबको आपके फैमिली याद रखना जरूरी है। आप सबका फैमिली याद रखिएगा। ओरिजिन भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ मेज क्या कहलाता है? मैक्सिको। कहाँ पे है? तो मैक्सिको में। ओरिजिन ऑफ सोयाबीन कहाँ पे है? चाइना में। अच्छा, इसके अलावा मुझे याद आ गया सिमेट हमारा इसी पे है जो इंटरनेशनल के लिए है। ठीक है, जो कि मेज और वीट दोनों के लिए है यहाँ पे। ओरिजिन ऑफ टोबैको ये भी मैक्सिको है हमारा। स्टेट हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर समर मेज इज बिहार। जो गर्मी वाला जो मेज है उसका सबसे हाईएस्ट एरिया कहाँ पे, कौन से स्टेट के पास है? तो वो हम लोग के पास है, बिहार के पास है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज इज पब्लिश्ड बाय आईसीआर। चाहे आप कोई भी इंडियन जर्नल ले लो, ऑफ एग्रीकल्चर ले लो, हॉर्टिकल्चर ले लो, सब आईसीआर के द्वारा होता है। येलोइंग ऑफ टी लिव्स, जो टी लिव्स होता है उसका येलोइंग हो जाना किसके कारण से होता है? किसके डिफिशियंसीज होता है? डिफिशियंसी ऑफ सल्फर्स के कारण से। द ग्रीन हाउस गैस डेट रिलीज्ड फ्रॉम पैडी फील्ड कौन सा होता है? मीथेन होता है। कितना % होता है? ये आपको ध्यान रखना है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो हमारा क्या था, एक टॉप कौन कौन सा गैस था उसमें, आप मुझे नीचे बता दो कौन कौन सा गैस था। एक तो मीथेन था, एक आर्गन था, एक नाइट्रोजन था, एक क्या था? मीथेन था CFC।
CFC। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 56% या 55%, ठीक है। आर्गन 27% के आसपास, मीथेन आपका अप्रोक्स 17% के आसपास, तो आपको देख लेना है वो। द एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो इज एडवेंटिशियस रूट। देन कार्बन डेटिंग टेक्निक जो है वो यूज किया जाता है, डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स। जो हमारा पुरातत्व जो है, यानी पुराने कुछ तत्व हैं या पुराने कुछ पार्टिकल्स हैं, उसके एज को डेटिंग करने, एज को डिटरमाइन करने के लिए कितना साल पुराना है उसको देखने के लिए हम कार्बन डेटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कार्बन डेटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। द इरिगेशन मेथड विच इज सुटेबल फॉर सेलाइन सॉइल, फ्लडिंग मेथड कहलाता है। एलिमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द डिजीज एंड ड्राउट रेसिस्टेंस, हमारा पोटासियम कहलाता है। एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी ट्रांसफर एंड स्टोरेज इन प्लांट इज कॉल्ड फॉस्फोरस। देन एट प्रेजेंट हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर टर्म्ड एज एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द प्लांट्स, तो हमारा 17। जो 17th वाला है, पहले आप लोग 16 पढ़े होंगे, लेकिन अब 17th आ गया। 17th नंबर वाला हमारा निकेल है। निकेल जो है एक नया एलिमेंट आके जुड़ गया, जो कि 17th वाला था, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू अर्नोल एंड स्टॉट हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर टर्म्ड एज एसेंशियल एलिमेंट्स, तो 16 था, और बाद में आके आपका 17वां मिल गया एक, जो कि निकेल था। अब एपिकल बट डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय ड्यू टू ऑक्सीजन हार्मोन, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ के फर्टिलाइजर हमारा महाराष्ट्र। पोटासियम की बात करें तो हाँ, आगे बात करो। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप इन वर्ल्ड इज हमारा वीट हो जाएगा। सीड रेट ऑफ सोरगम 9 से 12 kg पर हेक्टेयर। डी सकरिंग इसमें होता है, इंपोर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ टोबैको। इसके अलावा आप बनाना को भी ले सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा प्रैक्टिस टोबैको के लिए। नेम द वीड विच हैज फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप जब वीड मैनेजमेंट का कोर्स करोगे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में, उसमें आपको पूछा जाता है, अगर आपने कर रखी है तो आपको याद होगा, लेंटेना कैमरा। ईयर भी आपको बताया गया था, ध्यान रखिएगा। स्टेट की बात करते हैं, वेयर सीड लॉ आर एडॉप्टेड, कौन सा स्टेट है जहां पे सीड लॉ एडॉप्ट किया गया था, तो हमारा कर्नाटका हो जाएगा। देन सॉइल मॉइस्चर टेंशन डायरेक्टली मेजर्ड बाय टेंसियोमीटर। सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो टेंसियोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। देन इवापोट्रांसपिरेशन मेजर्ड किसके द्वारा होता है, लाइसीमीटर के द्वारा होता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। देन पार्सल फ्लेम, ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्सल फ्लेम जो है वो किसके लिए मेजर करने को किया जाता है यूज, तो वाटर फ्लो को, है ना। तो हमने यहाँ पे एक सॉइल मॉइस्चर टेंशन के बारे में बात किया, इवेपोट्रांसपिरेशन के बारे में बात किया जो कि लाइसीमीटर कहलाता है। देन हमने पार्सल फ्लेम के बारे में बात किया जो कि वाटर फ्लो को मेजर करता है। देन फ्लड इरिगेशन मेथड जो सुटेबल होता है कौन से क्रॉप के लिए, तो राइस एंड जूट के लिए। देन फर्टिलाइजर एप्लीकेशन थ्रू इरिगेशन इज नोन एज फर्टिगेशन, याद रखिएगा। फर्टिलाइजर, इरिगेशन के साथ में फर्टिलाइजर को डालना, फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन करना क्या कहलाती है, हमारी फर्टिगेशन कहलाती है, याद रखिएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कल्चर प्रैक्टिस इन राइस फील्ड इज पडलिंग, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज इन सीरियल्स अकाउंट्स फॉर 10%। साल्टेशन जो है एक प्रकार का प्रोसेस है विंड इरोजन का। इरिगेशन इफिशियंसी इन लॉमी सॉइल 70% होता है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। स्विंग पैटर्न यूज्ड इन ड्राई लैंड इज ब्रॉडकास्टिंग। मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन इज ड्रिप इरिगेशन, ये एकदम 11th में पूछा होगा। अभी जस्ट एग्जाम हुआ है 12th का बिहार लेवल में, उसका एग्जाम में ये पूछा गया है। एक्सटेंसिवली ग्रोन पल्स क्रॉप ऑफ इन इंडिया इज चिकपी। देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर्ड बाय साइक्रोमीटर, साइक्रोमीटर। और वाटर फ्लो को आपको पार्सल फ्लेम के द्वारा। देन लाइसीमीटर जो है वो इवेपोट्रांसपिरेशन का, टेंसियोमीटर जो है सॉइल मॉइस्चर टेंशन का। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्रॉप्स ग्रोइंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर इज नोन एज मल्च क्रॉप। देन एग्जांपल ऑफ इरोजन परमिटिंग क्रॉप इज मेज। देन एग्जांपल ऑफ इरोजन रेसिस्टेंट क्रॉप्स आर काउपी, ग्राउंडनट। देन द हर्बिसाइड यूज्ड फॉर प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन यानी पीपीआई इज फ्लोरोक्लोरिन। Then example of CS and 3S weed is Bathua, Lamb's quarter. Then the botanical name of two road barley is Hordeum distinction। दो प्रकार का होता है, एक सिंगल रो होता है, एक टू रोड होता है। तो हमारा टू रोड पूछ रहा है तो Hordeum distinction, अगर सिंगल रो रहता है तो Hordeum vulgar, सॉरी सिक्स्थ रो तो हमारा Hordeum vulgar, ठीक है, सिक्स्थ रो। Then in which crop first AICRP was started, तो मेज।
कब? 1957 में। व्हाट इज द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन ऑफ बीटी कॉटन? तो 10,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर हमारा ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन हो जाएगा। देन ड्रॉपसी डिजीज काफी इंपॉर्टेंट है। ड्रॉपसी डिजीज इन ह्यूमन बीइंग इज काउज्ड बाय वीड ऑफ एग्रीमोना मैक्सिकाना, है ना, एग्रीमोना मैक्सिकाना, सत्यानाशी। सत्यानाशी काफी डेंजरस है, इसके कारण से हमारे अंदर ड्रॉपसी डिजीज हो जाती है। Their crop is suitable for soil having pH 4 to 6 is rice, tea and potato. Red hemoglobin in root nodules is responsible for transport of O2. Then annual rainfall in Rajasthan is about 500 से 575 मिलीमीटर। कितना कम है आप देख लो यहाँ पे। एमिनोफिलिक प्लांट्स हमारा शुगर कैन और राइस होता है। कंट्री हैविंग 100% ऑफ द क्रॉप्ड एरिया अंडर इरिगेशन इज इजिप्ट, काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा। कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरिगेशन इफिशियंसी इज कॉल्ड इजराइल। देन कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया तो हम लोग के पास है, इंडिया के पास है। ऑप्टिकल वेवलेंथ इन रिमोट सेंसिंग रेंज इज 0.3 to 15 माइक्रोमीटर। ये यू मीटर नहीं है, माइक्रोमीटर है। इसको कैसे लिखते हैं? माइक्रोमीटर को इस तरीके से लिखते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको काट दो, माइक्रोमीटर। ठीक है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप, जिसमें कि विजिबल आपका है 0.3 to 7 ही है। उसके बाद बाकी जो है वो आपका इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड, उसके बाद आपके जो फार रेड, मिड रेड, ये सारी चीजें आ जाते हैं। देन इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू, अल्ट्रावायलेट भी आ जाता है इसके पहले ही। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप एंड यूज ऑफ हाइब्रिड्स इन बाजरा एंड द फर्स्ट वेराइटी वाज HB1 जो कि 1965 में। इन इंडिया विच क्रॉप इज हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन? तो वीट का है। मोस्ट एक्सटेंसिवली ग्रोन फ्रूट क्रॉप इन द वर्ल्ड इज मैंगो हो जाएगा। पूसा जाइंट जो वैरायटी है वो किसका है? बरसीम का है, नेपियर ग्रास का है, पपाया का है, तीनों का है। टाइप ऑफ सॉइल वाटर जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पूसा जाइंट, क्योंकि ये तीनों का वैरायटी है, बरसीम, नेपियर ग्रास एंड पपाया। टाइप ऑफ सॉइल वाटर विच इज मोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट्स इज कैपिलरी वाटर। देन एट इक्वेटर डे एंड नाइट्स आर ऑलवेज इक्वल। इक्वेटर पे हमारा जो रात और दिन जो होता है वो बतवा बराबर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, यानी दोनों सेम ही लगता है, पता ही नहीं चलता है कब रात हुई है कब दिन हुई है, क्योंकि वो बीच में है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम वार्मर एरिया टू कूलर एरिया। द इफेक्ट इज नोन एज क्लॉथ लाइन इफेक्ट। क्या होता है? क्लॉथ लाइन इफेक्ट। देन इन विच इफेक्ट वर्टिकल हीट ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर टू कूलर क्रॉप एरिया ओएसिस इफेक्ट कहलाता है। वैसा कौन सा इफेक्ट है जो हमारा वर्टिकल हीट जो ट्रांसफर करता है वार्मर टू कूलर? अगर वार्मर टू कूलर क्रॉप कौन सा ऐसा इफेक्ट है तो हमारा ओएसिस इफेक्ट हो जाता है। बच्चा समझ गया कि नहीं समझा, है ना? उसके बाद देखो द एंजाइम ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन। नाइट्रोजन रिडक्शन का एंजाइम क्या होता है? नाइट्रोजिनेज होता है, ठीक है, नाइट्रोजिनेज होता है। द एलिमेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्शन इज द मोलिब्डेनम, हमारा मोलिब्डेनम हो जाता है। देन हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप रिक्वायर्स द पीएच रेंज ऑफ क्रॉप ऑप्टिमम ग्रोथ हमारा 6.5 to 7 हो जाता है। देन हेंस कल्टीवेटेड मोस्टली क्रॉप्स आर एसिडिक इन नेचर। जितने भी आपको कल्टीवेटेड मोस्टली क्रॉप जो होते हैं वो सारे एसिडिक इन नेचर होते हैं, और ये एग्जाम में पूछा गया है, देखो इसको एग्जाम 2009 में। देन डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप इज नोन एज डेल्टा, है ना? वाटर के डेप्थ, हमारे जो क्रॉप हैं उसके वाटर के जो डेप्थ कहलाते हैं वो हमारे डेल्टा कहलाते हैं, डेल्टा के नाम से जाने जाते हैं। देन हम बात करते हैं एरिया इरिगेटेड बाय 1 क्यूसेक डिस्चार्ज ऑफ वाटर इज कॉल्ड ड्यूटी। डेल्टा ड्यूटी काफी इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजें आपको देखते रहना है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एरिया इरिगेटेड बाय 1 क्यूसेक, याद रखिएगा 1 क्यूसेक डिस्चार्ज ऑफ वाटर तो हमारा ड्यूटी कहलाता है, ठीक है। और डेप्थ ऑफ वाटर क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। पीरियड इन डेज फॉर विच इरिगेशन इज सप्लाइड टू अ क्रॉप इज बेस पीरियड। देन रेंसिडिटी इन सनफ्लावर ऑयल इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। जो हमारा गंध आने लगता है सनफ्लावर, सूरजमुखी के तेल से, तो वो किसके कारण से? तो ऑक्सीडेशन के कारण से। देन वैरायटीज ऑफ ब्लैक ग्राम। जो ब्लैक ग्राम है ना, ब्लैक ग्राम का वैरायटी कौन सा हो जाता है? TN हो जाता है, पंथ U19 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फेमस वैरायटी ऑफ मॉथ बीन आर RMO 40, RMO 257। इलाइट वैरायटीज ऑफ मूंग बीन आर पूसा बैसाखी एंड SML 668। पूसा बैसाखी काफी इंपॉर्टेंट है। मूंग बीन का 0.1% सॉल्यूशन इन 500 लीटर ऑफ वाटर इज 500 ml, ठीक है। ये देखो SRF में भी पूछ रखा है।
देन बायोक्लाइमेटिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय हॉपकिंस। जो बायोक्लाइमेटिक लॉ जो है, एल ओ नहीं होगा, LA है, ठीक है। लॉ जो है वो प्रपोज्ड किया गया था, वो हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। अब केमिकल सेफिनर्स आर एल्सो नॉन एज हर्बिसाइड एंटीटोड। एग्जाम्पल में बात करें तो Na, जो कि पहली बार यूज किया गया था मेज के अंदर, हमारे मक्का के अंतर्गत। देन क्रॉप विच हैज हाईएस्ट के प्लस अपटेक, यानी जो पोटास को सहन अपटेक करने की क्षमता सबसे ज्यादा रखती है, वो हमारा पोटैटो है, आलू है। देन द लो प्रेशर एरिया नियर द इक्वेटर इज कॉल्ड डोल्ड्रम्स, है ना। लो प्रेशर एरिया नियर द इक्वेटर, जो इक्वेटर होता है हम लोग के, इक्वेटर के जो आसपास में जो लो प्रेशर एरिया होता है उसको हम लोग डोल्ड्रम्स कहते हैं। देन ट्राइकॉन्टिनल, ट्राइकॉन्टिनल इज अ ग्रोथ स्टिमुलेंट ऑब्टेन्स फ्रॉम लीव्स ऑफ ल्यूसर्न। जो लीव्स ऑफ ल्यूसर्न, जो ल्यूसर्न एक क्रॉप है, उसके पत्तियां से जो ग्रोथ स्टिमुलेट जो ऑब्टेन होता है वो हमारा है ट्राइकॉन्टिनॉल, ट्राइकॉन्टिनॉल। तो यहां से हमारे ये पूरे आपके पेज नंबर जो है 30 to 39 हमारे लेक्चर सीरीज में खत्म होते हैं, और इसके एमसीक्यू सेशन आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। एमसीक्यू सेशन जो कि लाइव आपके क्लासेस होंगे आज ही 9:15 PM में। तो अगर आप इस चैनल पे नए होगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सर जी क्या फायदा मिलेगा? आपको फायदा यही मिलेगा कि बिहार के एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जितने भी आपको जॉब वैकेंसीज, जितने भी प्रकार के आपको स्टडी मटेरियल्स या लेक्चर्स आपको जो भी प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए ये तो बनता है कि आप चैनल पे ना जाके सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। जाते जाते फिर से यही बोलूंगा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच।